हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 25 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लैग्स कंसर्न्स ओवर डीएनए बिल। सो गाइस, अगर आप मेरी पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन देख रहे होंगे तो हमने उसमें ऑलरेडी डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल को हमने उसमें कवर किया है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो डीएनए टेक्नोलॉजी बिल है वो लोकसभा में पिछले साल 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी क्या कर दिया है, उस बिल को रेफर कर दिया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, उसको एग्जामिनेशन के लिए। देखो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताई हुई कमेटीज दो तरह की होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, परमानेंट नेचर में होती है, हर साल पार्लियामेंट में बनती है। एडहॉक कमेटी में क्या होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम उसे बनाते हैं और जब हमारा वो पर्पस पूरा हो जाता है तब हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यही होती है। बिल प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से जो डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हम किस तरह जो नेशनल डीएनए डाटाबेस क्रिएट करेंगे फॉर सॉल्विंग क्राइम एंड आइडेंटिफाइंग मिसिंग पर्सन। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या प्रोविजंस क्या है। देखो पहली बात ये है कि डीएनए प्रोफाइल से हम क्या कर सकते हैं, मेनली जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उन्हें रिवील कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जैसे स्किन कलर, बिहेवियर, हेल्थ स्टेटस एक्सेट्रा। वही बात है यार, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बंदे की शक्ल नहीं दिख रही होती है, जल जाता है या कुछ भी होता है, तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे हम रिवील कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, प्रोवाइड फॉर कंसेंट। देखो डीएनए सैंपल लेने से पहले आपको उस कंसेंट लेना पड़ता है, लेकिन वो कुछ केसेस में होती है। लाइक देखो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है, जिन लोगों को 7 साल की सज़ा होती है उसमें क्या होता है, आपको कंसेंट लेना पड़ता है। लेकिन अगर किसी भी क्रिमिनल को 7 साल से ऊपर की सज़ा तो आपको कंसेंट लेना नहीं पड़ता। तो यही है कि आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा डीएनए सैंपल के लिए फॉर सर्टेन केसेस। लेकिन यह है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी कंसेंट को ईजिली क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। तीसरी बात यह है कि जो भी आप डीएनए सैंपल लोगे या फिर जो भी आप करोगे तो उसको परमिशन है कि आप उससे रिटेंशन रख सकते हो, मतलब कि उसके जो डाटा है उसे रख सकते हो परपेचुटी, मतलब कि लॉन्ग समय तक। ठीक है, इवन इफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर हैज़ बीन ओवरटर्न। दूसरी बात यह कि जो डीएनए प्रोफाइल सिविल मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स मतलब कुछ ज़मीन जायदाद के जो केसेस होते हैं उनके लिए अगर आप कोई भी डीएनए प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो तो उसको भी आपको डाटा बैंक में स्टोर करना है, बट विदाउट अ क्लियर एंड सेपरेट इंडेक्स। फिफ्थ बात यह है कि जो डीएनए प्रोफाइल हैं उनको आपने प्लेस करना है किसमें, नेशनल डीएनए डाटा बैंक में या फिर उसके जो रीजनल सेंटर्स हैं उसमें आपको प्लेस करना है। अब कंसर्न्स क्या दिखा रहे हैं, सजेशंस क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दिया तो कोई भी जो डीएनए की रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिसयूज़ मतलब कर सकता है या फिर इनकरेक्टली लिंक कर सकता है पर्टिकुलरली कास्ट या कम्युनिटी से, जिस वजह से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोल तो दिया कि मैजिस्ट्रेट कंसेंट को ओवरराइड कर सकता है, लेकिन कोई भी उसमें गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेगी कि सर्टेन केस में वो ओवरराइड कर सकता है। इस वजह से क्या हो सकता है, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली कर सकता है। तीसरी बात ये बोला कि अगर पर्सन को किसी डीएनए प्रोफाइल में इनोसेंट आ गया है तो उसकी जो डीएनए प्रोफाइल है उसे इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। चौथा ये कहीं ना कहीं हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल 21 उसे भी वायलेट कर रहा है एंड डज नॉट सर्व एनी पब्लिक पर्पज। पर फिफ्थ ये है कि अगर इन एब्सेंस ऑफ, अगर कोई डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का अगर स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं होता, उसकी एब्सेंस में कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है ह्यूज नंबर ऑफ डाटा प्रोफाइल्स को, उस कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन सिक्योरिटी ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, सो गाइस हमने देख लिया कि क्या प्रोविजंस थे इस बिल के और क्या कंसर्न्स हैं, क्या कंसर्न शो हो रहे हैं। इस वजह से हमने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसे हमने ये रेफर किया। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अंडर द ABVY। अभी क्या देखो, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जिसे इम्प्लीमेंट किसने किया था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। इसके अंडर, इस स्कीम के अंडर क्या है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाता है वर्कर्स को जो कवर्ड है किसके अंदर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। देखो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का एम क्या था कि एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट, किससे अगेंस्ट, या तो कोई अगर वो बीमारी हो गई या फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको देने हैं या फिर डिसेबलमेंट या डेथ हो गई अगर ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाए और उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए टू द इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर फैमिली। देखो गाइस, इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि आपको क्या करता है, जो भी हार्श कंडीशंस होती हैं आपके लाइफ में उससे आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वही है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में भी यही है कि अगर आपकी नौकरी के दौरान आपको कोई डिसेबलमेंट हो गई या डेथ हो गई या फिर मैटरनिटी टाइप चीज़ें हैं तो उसमें क्या होगा, आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है, अगर आपको क्लेम रिलीफ करना है, रिलीफ को क्लेम करना है तो आपको 2 ईयर ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिलैक्सेशंस क्या है, अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बात आपको पता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो वो कुछ रिलैक्सेशंस करी हैं। पहले क्या था, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या जो रिलीफ मिलता था वो 25% मिलता था, मतलब अगर आपको 100 रुपये की तनख्वाह मिलता तो 25 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसको पेमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया
मेजर 50% कर दिया ऑफ एवरेज वेजेस पेएबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्लेम क्या है, फाइल डायरेक्टली क्या वर्कर फाइल कर सकता है, पहले उसे क्या करना पड़ता था, पहले उसे अपने जो एम्प्लॉयर है उससे फॉरवर्ड कराना पड़ता था। तीसरी बात क्या कर दिया है, जो रिलीफ है वो आपको कभी 30, जब आपको नौकरी छोड़े हुए या बेरोजगार हुए 30 दिन हो जाएंगे उसी के बाद आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन विद इन 90 डेज आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो विद इन 15 डेज आपके जो बेनिफिट है उसको सेटल डाउन करना होगा। आगे क्या है, जो रिलीफ को एनहेंस कर दिया, क्योंकि आपको पता है कोरोना कितना अभी ज़्यादा भयंकर चल रहा है, तो आपको पता है कि पहले जो भी स्कीम्स थी गवर्नमेंट ने जो जून तक करी थी, फिर उसको सितंबर तक करी और अब दिसंबर तक कर दी। तो उसी तरह जो ये रिलीफ का जो बैलेंस है इसको भी एनहेंस कर दिया, 24 मार्च 2020 से ही को 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। तो इस बार क्या है, जो स्कीम को एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2021 तक, जबकि ये स्कीम को जुलाई 2018 में लाए थे और 2 साल के लिए लाए थे, मतलब कि उस हिसाब से जुलाई 2020 में ही खत्म हो जानी थी, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया 30 जून 2021 तक। सो गाइस यही था इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नो जेनेटिकली मॉडिफाइड सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर इम्पोर्टेड फूड क्रॉप्स फ्रॉम द जनवरी 1, 2021। देखो बात यही है कि जो जीएम क्रॉप्स हमारे इंपोर्ट होती है तो उस पर अभी ना जो FSSAI है उसने बैन कर दिया। ठीक है, सिंपल यही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो 24 मेजर फूड क्रॉप्स हैं, मतलब कि जिस पे हमारी गवर्नमेंट MSP भी प्रोवाइड करती है, उनको बोल दिया कि जो उन मेजर फूड क्रॉप्स का इंपोर्ट होता है उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैंडेटरी मतलब कि करना ही पड़ेगा डिक्लेयर कि प्रोडक्ट्स क्या हैं वो जीएम नहीं है, मतलब कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, एंड दैट दे ऑल्सो हैव अ नॉन जीएम ओरिजिन, और वो जो यहाँ से आ रहे हैं वो नॉन जीएम ओरिजिन से आ रहे हैं। देखो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम क्या करते हैं, मेनली क्या है, जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं। क्यों? ताकि हम उनकी ईल्ड इंक्रीज कर सकें या फिर उन्हें पेस्ट से रेजिस्टेंस बना सकें, मतलब कि जो इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड इनकी आपको यूज़ नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके सीड्स में क्या है वो जीन्स मॉडिफाई होंगे जिससे कि पेस्ट उनको अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जीएम क्रॉप्स यूज़ करते हैं। देखो इसमें मेनली कौन कौन क्रॉप्स को बेनिफिट दिया गया है, देखो एप्पल, एग प्लांट, मेज, व्हीट, पाइन एप्पल, प्लम, पोटैटो, राइस, सोयाबीन, शुगर केन, टोमेटो एंड एक्सेट्रा। इस तरह की 24 मेजर फूड क्रॉप्स हैं। रीज़न क्या है, देखो एनवायरमेंटल जो ग्रुप्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उसमें जीएम ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कहीं ना कहीं कंसर्न है किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ में वो एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या जीन ट्रांसफर ये सब हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा जीन ट्रांसफर हो गया तो कल को आपकी जो बीमारी है वो आगे इनहेरिडिटरी क्या होगी, बन जाएगी। दूसरी बात है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये होता है कल को आपको कोई बीमारी होगी और अगर आप उसके लिए एंटीबायोटिक भी खा रहे हो लेकिन उस बैक्टीरिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये है कि इन चीज़ों से बचने के लिए क्या है, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है हार्मफुल हो सकती है। इसलिए जो है जीएम क्रॉप्स को भी क्या किया है, इन्होंने बोल दिया कि मैंडेटरी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स जीएम ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत इफेक्ट पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर जीएम सीड से हम जीएम क्रॉप्स को अगर उगाएंगे तो जो वाइल्ड पॉपुलेशन या जो भी हमारे जो जानवर हैं उनको कंज्यूम करते हैं तो उनमें भी क्या हो सकता है, उस जीन प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो सकता है और हमारी कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब जीएम जो फूड अगर इंपोर्ट होते हैं तो उन्हें पहले 2 लॉज के अंडर अप्रूवल लेना होता है। पहले तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कवर करता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स को, और दूसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो असेस करता है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये 2 लॉज हैं पहले जिनको अप्रूवल लेना पड़ता है अगर कोई भी अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसको आपको पता ही होगा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, वो एपेक्स होती है जो अलाउ करते हैं कि जीएम क्रॉप्स को आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हो या नहीं। फिर दूसरे के बाद अगर एक बार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव कर दिया तो जो FSSAI है, दैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट देखते हैं, पूरा जाँच पड़ताल करते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं हो सकता बिफोर, मतलब कि क्लियर दे करने के लिए उससे पहले रिस्क असेस करते हैं। ठीक है, सो गाइस हमें आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अर्थ्स इनर कोर इज ओल्डर देन प्रीवियसली डिटरमाइन द फाइंड रिसर्चर। देखो क्या रिसर्चर्स ने ये एस्टिमेट किया है कि जो अर्थ का इनर जो सॉलिड कोर है, देखो गाइस ये तो आपको पता ही होगा, देखो सबसे अंदर इनर कोर होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है। देखो पहले साइंटिस्ट का मानना था जो इनर कोर है वो 567 मिलियन ईयर्स एगो मतलब कि पहले बना था, एज बताइए, और अब इनर कोर की जो एज है वो 1.3 बिलियन ईयर्स बताइए। तो बस सिंपल न्यूज़ में यही है। ठीक है, बाकी हम पूरा पढ़ लेते हैं। रिसर्चर्स ने अभी क्या है, जो एस्टिमेट जो एज है इनर कोर की उसे रिवाइज किया है, 1 to 1.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड बताया। पहले जो रिपोर्ट था ये बताया था जो इनर कोर की जो एज है वो 565 मिलियन ईयर्स एगो है, जबकि जो एज अर्थ की कितनी एज है 4.5 बिलियन ईयर है। तो ये बता रहा था कि भी जो इनर कोर है वो अर्थ के मुकाबले काफ़ी यंग है। ठीक है,
ये भी आपको पता होगा कि इनर कोर क्या मेनली सॉलिड होती है, मेनली नाइफ से बनी होती है, आपको पता है निकल एंड आयरन, ठीक है, तो नाइफ बोलते हैं। अर्थ कोर मेनली क्या है, आयरन से बनी होती है, जिसमें जो इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है और आउटर कोर होती है वो लिक्विड होती है। जो लिक्विड में जो मेटल सर्कुलेट करता है उसी की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है जो अर्थ को एक जियांट इलेक्ट्रोमैग्नेट में टर्न कर देती है। इस वजह से क्या अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जियोडायनम। देखो गाइस, हमने एक दिन एक न्यूज़ पढ़ी थी कि किस तरह से जो सन में कुछ स्पॉट आ रहा है जिसकी वजह से हमारी अर्थ को कोई इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो सन के से जो चार्जेस आते हैं वो हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बचाता है, क्योंकि वो सन की उन रेस को आने नहीं देता, ठीक है। तो वही बात है कि किस तरह से अब आप ये देख सकते हो कि अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हो जो लिक्विड मेटल के अंदर जो सर्कुलेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट्स की, उसी वजह से क्या होता है, अर्थ में अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। पहले ये कहीं ना कहीं जो एस्टिमेट होते थे वो एक पैराडॉक्स क्रिएट किया हुआ था, जहाँ बोलते थे core would have to reach unrealistically high temperature to maintain the geodynamo for billion of years before the formation of inner core, ठीक है। न्यू रिसर्चर्स ने ये पैराडॉक्स को सोल्व कर दिया बाय फाइंडिंग अ सॉल्यूशन कि कहीं ना कहीं जो कोर का टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है। इट सुजेस्ट कि जियोडायनमो वाज मेंटेन बाय टू डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज एंड द मैकेनिज्म, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें न्यूज़ में समझ में आ गया कि इस न्यूज़ में बस यही था कि अभी क्या जो सॉलिड इनर कोर है उसकी एज को रिवाइज किया। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज इशूड। अभी क्या है, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट है इसे अनाउंस किया गया किसके अंदर, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, जो एमएसएमईज अभी स्ट्रेस्ड कंडीशन में, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इकोनॉमी से झूल रही हैं, तो उन्हें सब ऑर्डिनेट डेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दैट हैव स्ट्रेस्ड अकाउंट्स और दैट हैव ऑलरेडी एनपीए, ठीक है, या फिर वो उनके जो ऑलरेडी जो लोन्स हैं वो ऑलरेडी एनपीए में बदल चुके हैं, तो उन्हें सब ऑर्डिनेट डेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये क्या होता है, देखो सब ऑर्डिनेट डेप्ट एक तरह का डेप्ट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल या कंपनी को मतलब उधार मिलता है और उस लोन की रीपेमेंट करने की जो प्रायोरिटी है तो बहुत लोअर होती है। मतलब कि अगर कल को बैंक करप्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो सीनियर डेप्ट होता है उसे वसूला जाता है। सीनियर डेप्ट वसूलने के बाद क्या है, सब ऑर्डिनेट डेप्ट को मतलब कि वसूला जाता है। तो इसलिए क्या है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो लोअर प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यही इन्होंने बताई है। इन्होंने ये बताया कि अगर लिक्विडेशन या बैंकरप्टेसी केस में गए, बोरोवर को पहले अपना सीनियर डेप्ट पे करना होता है, उसके बाद ही सब ऑर्डिनेट डेप्ट को दिया जाता है। देखो इसलिए क्या है, सब ऑर्डिनेट डेप्ट है रिस्कियर है देन द सीनियर डेप्ट बिकॉज देयर इज़ अ मच हायर चांस ऑफ इट नॉट बिंग रिपेड। क्योंकि अभी क्या बताया कि जो सब ऑर्डिनेट डेप्ट क्या होता है उसकी लोअर प्रायोरिटी होती है रीपेमेंट की, तो ये रीपेमेंट होने में ये ज़्यादा रिस्कियर होता है, क्योंकि सीनियर डेप्ट तो फिर भी आपको मिल जाएगा लेकिन सब ऑर्डिनेट डेप्ट आपको वापस मिलेगा या नहीं, तो इस वजह से क्या इसका जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्कीम के अंदर क्या जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो पर्सनल लोन देते हैं स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को, कितना जो भी उनके शेयर होते हैं कंपनीज के उनके 15% देते हैं या फिर 75 लाख रुपए देते हैं, जो भी इसमें कम हो उन्हें वो देते हैं, ठीक है। इसको ऑपरेट कौन करता है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, गारंटी करता है। मतलब कि सपोज करो बैंक ने क्या है, उसने बोला कि चल मेरे को 100 रुपये चाहिए, एमएसएमई ने बोला, तो उसने बोला ठीक है भाई तू ले ले, ठीक है। अब इसने क्या, अगर एमएसएमई ने 100 रुपये नहीं दिए वापस, मतलब कि उसको असमर्थ हो गया, तो क्या जो 90 रुपये हैं वो CGTMS है, दैट इज़ द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, वो बैंक को देगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एमएसएमई। बाकी जो 10 रुपये है वो उसको ही देने पड़ेंगे उस कंपनी को, दैट इज़ द एमएसएमई को, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई है। जो CGTMC है दैट इज़ द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई विल गारंटी करेगा 90% ऑफ द सब ऑर्डिनेट डेप्ट गिवन बाय द बैंक्स, विद द रिमेनिंग जो 10% है वो कवर्ड किया जाएगा थ्रू अ कोलेटरल पुट अप बाय द ब्रोवर, ठीक है। तो सही, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो अब छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया उज्बेकिस्तान होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। अभी क्या है, इंडिया और उज्बेकिस्तान ने फर्स्ट मीटिंग रखी है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब इस कमेटी का मकसद क्या है, इस कमेटी का मकसद यही है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी म्यूचुअली एग्रीड हो रखे हैं प्रोजेक्ट उनको क्या करेगी, उनकी क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है उन्हें मॉनिटर करेगी। 2019 में इंडिया और उज्बेकिस्तान में फर्स्ट टाइम क्या हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था 10 लीग। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज किस किस इन कंट्रीज़ में हो रखी है। उज्बेकिस्तान वर्ल्ड लीडर है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मिनरल्स में, जैसे गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर और फॉस्फेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोसेट। रिसेंटली क्या ग्लोबल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी। जैसे आपको पता है आपकी जो गैलेक्सी का नाम है मिल्की
वे है, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है किसके थ्रू, इंडिया के एस्ट्रोसैट के थ्रू, ठीक है, यूज़ करके। जो एस्ट्रोसैट है वो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसका मिशन यही था कि उसने ये अंडरस्टैंड करना था कि किस तरह से हम अपनी यूनिवर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसने क्या किया, यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया इन ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको लॉन्च किया गया था 650 किलोमीटर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। देखो यूनिक फीचर क्या था एस्ट्रोसैट मिशन का, यूनिक मिशन यही था कि एक सिंगल सैटेलाइट से ये क्या कर सकती थी, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्व कर सकती थी और वेरियस जो भी वहाँ पे यूनिवर्स में डिफरेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्या कर सकती थी, ऑब्जर्व कर सकती थी बाय प्रोवाइडिंग मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका मिशन क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। देखो इंस्पायर होती है, ये क्या होता है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। अभी क्या जो इंस्पायर फैकल्टी फेलो है कहाँ से, NIT तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं लो कॉस्ट बायोडीजल फ्रॉम माइक्रोएल्गी। देखो माइक्रोएल्गी 3rd जनरेशन फ्यूल होता है, हमने पढ़ा भी था 3 तरह के, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं। तो माइक्रोएल्गी से क्या है, बायोडीजल ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो इंस्पायर को स्पॉन्सर और मैनेज कौन करता है, DST, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि हम जो यूथ हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सके साइंस की फील्ड में। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्पायर का, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि यूथ को कम्युनिकेट कर सके और साइंस में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ, इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, कम्युनिकेट टू यूथ ऑफ द कंट्री द एक्साइटमेंट ऑफ क्रिएटिव परस्यूट ऑफ साइंस। और दूसरा क्या है, इसको स्ट्रेंथन करना, एक्सपेंड करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस को, और हमने जो अपना ह्यूमन रिसोर्स है उसे क्रिटिकल बनाना, ठीक है। बिल्ड द रिक्वायर्ड क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स पूल फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड R&D बेस। आगे बढ़ते हैं फुजीवारा इफेक्ट। देखो पहले फुजीवारा इफेक्ट क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। जब 2 हुरिकेन्स मतलब 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो मेनली अटलांटिक ओशन में बनते हैं, अगर वो कोलाइड होते हैं तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फुजीवारा इफेक्ट। अभी सोचा जा रहा है कि जो 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट इज द मार्को एंड लोरा, वो कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको को इम्पैक्ट कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं फुजीवारा इफेक्ट को कंसर्न करें। मतलब कि अगर ये दोनों स्टॉर्म्स, दोनों ह्यूरिकेन्स अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको में इकट्ठे आएंगे तो कहीं ना कहीं क्या ये दोनों स्टॉर्म्स क्या कोलाइड कर सकते हैं और फुजीवारा इफेक्ट क्या हो सकता है, बन सकता है। अगर 2 साइक्लोन एक दूसरे के पास से 900 माइल्स पे गुजर रहे हैं तो वो एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट होने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होगा वो सिर्फ उसके साइज पे ही डिपेंड करता है। ऑफन क्या होता है, जो मेनली अगर 2 डिफरेंट साइक्लोन से जो नष्ट होना होता है या जो डिस्ट्रक्शन होनी होती है, नॉर्मली क्या होता है उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है इस केस में फुजीवारा इफेक्ट में। ऑफन द इफेक्ट इज एडिटिव एंड यूजली एंड अप विद 1 मैसिव स्टॉर्म। मतलब अगर 2 स्टॉर्म से अगर डिस्ट्रक्शन होनी थी वो इतनी ना होती जितनी अब एक सिंगल स्टॉर्म इन दोनों के मिक्स होने की वजह से हो जाएगी, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया। आगे बताते हैं सुपर ऐप्स। सुपर ऐप्स क्या है, टाटा ग्रुप अभी प्लान कर रहा है कि वो इस साल के एंड तक क्या करेगा, एक ऑल इन वन सुपर ऐप को लॉन्च करेगा। देखो ये तो आपको ही पता होगा सुपर ऐप क्या होता है। सुपर ऐप एक प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है, जिसमें वो एक ही ऐप में क्या है वेरियस सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे चाइना की वी चैट होगी, आप सबको पता भी होगा, आप लोगों ने इंस्टॉल भी की होगी, यूज़ भी की होगी। तो चाइना की वी स्टार्ट हमारी कंट्री में यूज़ हुई थी एज अ मैसेजिंग ऐप, लेकिन धीरे धीरे इसको एक्सपेंड कर दिया पेमेंट्स में, कैब्स में, शॉपिंग में, फूड में, ऑर्डरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। कंट्री या रीजन सुपर ऐप रेडी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन के पास कितना स्मार्टफोन है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप एंड इकोसिस्टम ऑफ ऐप्स कस्टमाइज टू लोकल नीड्स इज नॉट इवॉल्व, ठीक है। कंसर्न्स के देखो कंसर्न यही होगा, अगर एक ऐप में हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी तो उस कंपनी की मोनोपोली होने का खतरा रहता है। दूसरी बात कि हमारी प्राइवेसी को भी कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं बोंदा ट्राइब। देखो बोंदा ट्राइब क्या है, ये मेनली ट्राइब है वो ओडिशा में है। पहले हम देखते हैं अभी क्या है, जो 4 मेंबर थे बोंदा ट्राइबल कम्युनिटी के वो कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। बोंदास के ही पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। देखो गाइस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वे एक्सटिंक्ट होने की कतार पे हैं, ठीक है। तो बोंदास जो है वो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये मेनली ओडिशा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के हिली एरियाज में रहते हैं। जो बोंदास ट्राइब है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब कि वहाँ पे वुमेन का रूल है, ठीक है, वुमेन की प्रायोरिटी है। तो बोंदा मैट्रियार्कल सोसाइटी है और ये अभी भी अपनी लैंग्वेज रेमू में बात करते हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 12,000 बोंदास ही लेफ्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नमाज बसाई। देखो कहीं से डायरेक्ट पूछ सकते हैं नमाज बसाई किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी क्या केरला की गवर्नमेंट ने एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम नमाज बसाई है। इसके अंडर क्या करेंगे, जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं केरला में रहने वाले उनको वो टीच करेंगे उनकी मदर टंग में, ठीक है। इस प्रोग्राम को ऑलरेडी सक्सीड हो चुका है
हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन को ऑलरेडी वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं बाय मेकिंग दैम फील एट होम विद द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो गाइस यहाँ पे 25 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। सो गाइस मैं प्लान कर रही हूँ कि सितंबर से क्या है कि मैं आपको डेली क्विज़ लेके आऊँ। अगर आप मुझे बताओ, अगर आप इनसाइट्स के क्विज़ करना चाहते हो तो मैं आपके इनसाइट्स के क्विज़ लेके आऊँगी। तो हम डेली मॉर्निंग में 20 से 25 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। अगर आप इसमें एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, तभी मैं उस इनिशिएटिव को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।